हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी डर्टी पॉलिटिक्स को। इसमें बताया गया है कि गंदी राजनीति कितनी मैली होती है, सत्ता में बने रहने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसा ही आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं राजस्थान में एक मिली जुली सरकार चल रही है। सीएम की कुर्सी का एक पैर जन सेवा पार्टी का भी है, जिसका अध्यक्ष दीनानाथ सिंह है। उस पर एक पार्टी कार्यकर्ता अनोखी देवी को गायब करने के आरोप लग रहे हैं। अब आपको पता ही है कि जब एक पार्टी कोई गलत काम करती है तो विपक्ष पार्टी उस बात का मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, जिससे ये मामला काफी गर्मा जाता है। एक्टिविस्ट मनोज सिंह दीनानाथ के हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उसका मानना है कि अगर इस मामले की अच्छे से जांच की जाए तो दीनानाथ समेत कई बड़े बड़े नेता चपेट में आ जाएंगे। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि मनोज सिंह एक बहुत ही ईमानदार आदमी है और वो सच बाहर लाने के लिए आवाज उठा रहा है। सीएम के दूसरे सहयोगी दल इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वो चुनाव से पहले ऐसा हरगिज नहीं चाहते कि अनोखी देवी मामले में लापरवाही बरती जाए। इसलिए जब सीबीआई जांच की बात उठती है तो सब इसमें हामी भरते हैं, और सीएम को हामी बननी ही थी, क्योंकि 5 साल पहले सीएम ने भी विपक्ष में रहते हुए वीमेन सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। तब एक महिला का बलात्कार हुआ था तो इसने ये कहकर सरकार को घेरा था कि राज्य की हर बेटी सीएम की बेटी होती है। कैसे सीएम की बेटी का बलात्कार हो गया और सीएम चुप हैं। आज जब 5 साल बाद ये सीएम बना है तो ये अपनी कई बातें भूल गया है, लेकिन मनोज सिंह इसे ये याद दिलाता है। इसलिए सीएम पर भी दबाव है वो इसकी जांच सीबीआई से करवाए, और आखिरकार दबाव में आकर वो सीबीआई जांच की मंजूरी दे ही देता है। अब इस केस की जांच ऑफिसर सत्यप्रकाश मिश्रा करेंगे। इस अफसर के रिटायरमेंट में केवल 60 दिन बचे हैं, पर वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जल्दी मामला सुलझा देगा। सत्यप्रकाश ने पहले से इस केस की जाँच कर रहे 2 अधिकारी निर्भय और निश्चय सिंह को फिर से काम पे लगा दिया है। ये दोनों जब इस केस को हैंडल कर रहे थे तब इन्होंने दीनानाथ के पालतू एसपी करण सिंह के खिलाफ जाकर मेड़ता के बाहुबली मुख्तियार खान को गिरफ्तार किया था। क्योंकि एसपी करण सिंह दीनानाथ से मिला हुआ था तो वो मुख्तियार को छुड़वा लेता है और इनका पनिशमेंट ट्रांसफर जिले के पुलिस लाइन में करा देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोई ईमानदारी से अपना काम भी नहीं कर सकता। लेकिन अब सीबीआई जांच के बाद एसपी को केस से दूर कर दिया जाता है और निर्भय और निश्चय को फिर से जांच की खुली छूट मिल जाती है। सीबीआई ऑफिसर मिश्रा के कहने पर वो अनोखी के खास बनाराम को उसके घर से पकड़ लेते हैं। लेकिन बनाराम अनोखी देवी के बारे में सच में कुछ ज्यादा नहीं जानता, और जितना जानता है वो सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि अनोखी देवी एक नचनिया थी। एक दिन उसके कार्यक्रम में जल सेवा पार्टी के अध्यक्ष दीनानाथ और उसी की पार्टी का एक बड़ा नेता दयाल आए थे। इस कार्यक्रम के बाद पार्टी अध्यक्ष दीनानाथ बावला हो गया था। वो अनोखी देवी का नाम जपने लगा था। दयाल उसे समझाता है कि वो अनोखी देवी से दूर ही रहे, कहीं ठरक में वो खुद नंगा ना हो जाए। दयाल कहता है कि अनोखी के चक्कर में मत पड़िए, वो मौत का कुआं है। पर दीनानाथ की तो जैसे मत ही मारी गई थी। वो इस अंधे कुएं में गिरने को तैयार था। वो चुनाव के बाद तक का इंतजार नहीं कर सकता। उसको तो किसी भी हालत में अनोखी चाहिए थी। इसलिए दयाल को अपने नेता के लिए अनोखी का इंतजाम करना पड़ता है। वो बनाराम को अपने घर बुलाता है और अनोखी को यहाँ लाने के लिए इनाम देने की बात करता है। वो कहता है कि अगर नेताजी उससे खुश हो गए तो उससे नाम, पैसा, रुतबा, लाल बत्ती सब मिलेगी। वापस लौटने पर बनाराम अनोखी को समझाता है कि एक बार तो दीनानाथ से मिल लो, वह तुमसे क्या चाहता है वो भी पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि अनोखी नेता बनने का सपना तो खुद पहले से देखा करती थी। जब वो गांव में रहती थी तो उसने एक बार पंचायत चुनाव भी लड़ने की कोशिश की थी। इसलिए अनोखी भी दीनानाथ से मिलने जाती है। दीनानाथ अनोखी का दिल जीतना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले वो एक स्कूल के उद्घाटन में उससे फीता कटवाता है, मंच पर भाषण दिलवाता है, साथ ही उसे रुपया, पैसा, लाल बत्ती, एमएलए और मंत्री बनाने तक के सपने दिखाता है। बस इतना काफी था अनोखी का भरोसा जीतने के लिए। देखते ही देखते अनोखी के दिन बदल जाते हैं। वह दीनानाथ की सबसे खास कार्यकर्ता बन जाती हैं। दीनानाथ ने भी उसे अपनी सेवा देने के बदले उसकी जरूरत का हर एक ऐशो आराम दिया। वो अनोखी के पीछे इतना बावला हो गया था कि उसे पार्टी के काम तो छोटे मोटे लगने लगे थे। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन असली फसाद तो तब शुरू हुआ जब मेड़ता की सीट से उसने अनोखी देवी का नाम आगे करना चाहा। अनोखी भी राजनीति में आने के लिए कब से छटपटा रही थी, पर यहाँ से टिकट पाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मेड़ता की सीट पर किसी और की भी नजर है।
यह बाहुबली मुख्तियार खान का इलाका है। राजनीति के चक्कर में खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए उसने खुद का नाम मुख्तियार खान से मुख्तियार सिंह रख दिया, ताकि दो कौमों की लड़ाई में वोटों का नुकसान ना हो। दयाल भी पार्टी अध्यक्ष दीनानाथ को समझाता है कि मेड़ता की सीट पर मुख्तियार से अच्छा दावेदार कोई नहीं है। आखिर उसने भी वहाँ से लड़ने का मन बना लिया है। अगर वह नाराज हो गया तो कहीं मुसीबत ना हो जाए, क्योंकि हमने उससे आज तक कितने उल्टे सीधे काम करवाए हैं। सबके राज उसके पास दफन हैं। रही बात अनोखी की तो उसे कोई दूसरी सीट दे देंगे। पर समय बीतने के साथ साथ पार्टी में अनोखी देवी का कद काफी बढ़ गया था। लोग सीटों की सिफारिश करने के लिए भी उसके पास आने लगे थे, क्योंकि दीनानाथ सबकी बात टाल सकता है पर वो अनोखी की बात कभी नहीं टाल सकता। एक सीट की डील तो अनोखी ने 5 करोड़ में करवाई। ये आदमी कभी अनोखी के गांव का नेता हुआ करता था। एक दफे उधार के पैसे ना चुकाने पर इसने उसका फायदा भी उठाया था। उस टाइम अनोखी काफी गरीब थी। वो अनोखी को अपने पास बैठने के लायक नहीं समझता था, लेकिन आज अनोखी की तकदीर बदल गई है। आज वह नेता उसके पैर पड़ रहा है, करोड़ों की रकम दे रहा है। आखिरकार अनोखी ने पैसे वसूल करके उसके लिए दीनानाथ से टिकट कंफर्म करवा ही दिया। अब दिक्कत ये थी कि मेड़ता से अनोखी भी चुनाव लड़ना चाहती थी और मुख्तियार भी। इस पे मुख्तियार उसे समझाने उसके घर जाता है तो अनोखी उसे अपने बड़े तीखे तेवर दिखाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें बड़ा घमंड है अपनी ताकत पर। ऐसी बात है तो तू भी निर्दलीय खड़ा हो जा और मैं भी, फिर देखते हैं किसे कितने वोट मिलते हैं। जब अनोखी के पास बात नहीं बनती तो मुख्तियार दीनानाथ के पास जाता है। दीनानाथ पहले तो उसे कहता है कि तुम अजमेर से लड़ लो, लेकिन मुख्तियार को तो इलेक्शन मेड़ता से ही लड़ना है। वो भी जिद पकड़ के बैठ गया है। दीनानाथ अब बड़ी दुविधा में है। वह ना तो अनोखी को नाराज कर सकता है, ना ही मुख्तियार को, और आखिरकार उसे मुख्तियार के आगे झुकना पड़ता है। आखिर मुख्तियार को नाराज करना दीनानाथ के लिए सही नहीं था। वह सोचता है कि अनोखी को तो समझा देंगे। जब टीवी पर मेड़ता की सीट अनाउंस होती है, अनोखी मुख्तियार का नाम सुन के तिलमिला उठती है। उसका पारा 7वें आसमान पे चला जाता है। उसे लगता है कि सीट देने का वादा तो मुझसे किया, लेकिन सीट मुख्तियार को मिल गई। ये बात उसके ईगो पे लग जाती है। वह गुस्से में दीनानाथ से मिलने उसके घर चली जाती हैं। वह पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं और दीनानाथ को भर भर के गालियां देती हैं। दीनानाथ उससे कहता है कि मैंने तुझे जमीन से आसमान तक बैठाया और तू मुझे ऐसा बोल रही है। मगर ये राजनीति है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। एक सीट के लिए अनोखी इसके सारे एहसान भूल गई हैं। वो जाते जाते दयाल से कहती हैं कि अगर उसे मेड़ता की सीट नहीं मिली तो वो कुछ ऐसा करेगी जो ये सोच भी नहीं सकते। जिस पे दयाल इससे मिलने जाता है। ये दयाल को इसकी एक झलक भी दिखाती हैं। एक्चुअली इसने दीनानाथ के साथ अपने पर्सनल मोमेंट की सीडी बना ली थी। ये कहती हैं कि अगर मुझे सीट नहीं मिली तो वह सीडी पब्लिक हो जाएगी। तब देखना पार्टी और पार्टी अध्यक्ष की इतनी बदनामी होगी कि चुनाव से पहले पार्टी की खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन यह दयाल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो पार्टी के नंबर 2 नेता से नंबर 1 नेता बन सकता है। अगर वो इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठा दे तो कल दीनानाथ की जगह उसका नाम होगा। वो अनोखी को बड़े बड़े राजनीतिक सपने दिखाता है और दीनानाथ को ब्लैकमेल करने का आइडिया देता है। वो कहता है कि दीनानाथ सीडी के बदले 50 करोड़ तो आराम से दे देगा। आखिरकार अनोखी ने दीनानाथ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हालांकि बनाराम उसे बड़ा समझाने की कोशिश करता है कि नेताओं से पंगा ना लो, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे यह मौका मिला था। उसने सोचा था कि वह दीनानाथ को अपने इशारों पे नचा सकती हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद क्या हुआ बनाराम को नहीं मालूम। जब वह मिसिंग हुई तो बनाराम डर के अपने गांव में छुप गया। उसने सब कुछ सीबीआई के सामने उगल दिया था। दीनानाथ भी चुपचाप बैठने वाला नहीं था। उसने सीबीआई ऑफिसर को भी धमकाने की कोशिश की। उसने सत्यप्रकाश से कहा कि उसके रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बचे हैं। ये वक्त दोस्ती बनाने का है। रिटायर होने के बाद ना पावर रहेगी ना पहुंच, बाद में हम ही काम आएंगे। जब मिश्रा नहीं माना तो दीनानाथ ने उसे मारने का काम मुख्तियार को सौंप दिया, जिसपे मुख्तियार के भाइयों ने एक शूटर को उसे मारने का काम दिया, पर वो ऑफिसर को मारने में नाकामयाब रहा। बाद में निश्चय और निर्भय के हाथों पकड़ा भी गया और थोड़ी मार पड़ते ही उसने मुख्तियार के भाइयों का नाम पुलिस के सामने उगल दिया। जल्दी वे दोनों भी पकड़ लिए गए। जरा से टॉर्चर पर दोनों भाइयों ने अनोखी देवी को उठाने की बात भी कबूली और इसमें मुख्तियार का नाम भी लिया। उनकी गवाही से मुख्तियार गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन कोर्ट में सबूत चलते हैं। थाने में दी गई गवाही का कोर्ट में कोई मोल नहीं। तभी एक्टिविस्ट मनोज सिंह ने मिश्रा को एक नया सबूत दिया। कुछ समय पहले अनोखी ने मनोज को फोन किया था। वो बहुत डर रही थी, उसे मुख्तियार मार डालेगा, वो उसके पीछे पड़ा है। अनोखी उसे सीडी के बारे में भी कुछ बताना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो सीडी कहाँ रखी है वो बता पाती फोन कट गया।
अब मुख्तियार के खिलाफ एक अच्छा सबूत है, पर अब तक अनोखी का कोई पता नहीं है। वो मर गई या जिंदा है ये भी नहीं पता, इसलिए मुख्तियार पर हत्या का केस नहीं बनाया जा सकता था। अब हमें मनोज की बेटी से पता चलता है कि बैंक में अनोखी का एक लॉकर है जिसकी चाबी उसने मनोज की बेटी को दी थी। उससे उसकी पुरानी पहचान है। हालांकि तब अनोखी ने उसे सीडी के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर अब जब अनोखी सीडी कांड के बाद से गायब है तो मनोज को लगता है कि उसने सीडी उसी लॉकर में छुपाई होगी। जब इस मामले में एक्टिविस्ट मनोज ज्यादा एक्टिव होने लगता है तो दीनानाथ के कहने पर दयाल उसे सड़क हादसे में मारने की कोशिश करता है, मगर उसकी जान किसी तरह बच जाती है। हॉस्पिटल में भी उसे जहर का इंजेक्शन देके मारने की कोशिश की गई, पर इस बार एसपी करण सिंह को मिश्रा ने रंगे हाथों पकड़ा। मिश्रा इससे कहता है कि अब तो अलग से तुम पर हत्या की कोशिश का मुकदमा चलेगा। एक एसपी होकर तुम उनके दलाल बन गए हो। दूसरी तरफ निर्भय और निश्चय भी सबूत जुटाने में जी जान से लगे हैं। उन्होंने पता लगा लिया है कि अनोखी को दीनानाथ के एक फार्म हाउस में लाया गया था। घाट से कई लकड़ियां खरीदी गई थी। फार्म हाउस में उन्हें अनोखी का मोबाइल फोन भी मिलता है। यहाँ कुछ जलाने के निशान भी हैं। अब मुख्तियार के खिलाफ मुकदमा और मजबूत होता जाता है। अगर वह कोर्ट में दीनानाथ और दयाल का भी नाम ले ले तो उन्हें भी साथ में जेल हो जाएगी। इससे पहले कि मुख्तियार को कोर्ट में पेश किया जाता, उसे कोर्ट में पेश किए जाने से पहले ही मरवा दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि मुख्तियार को मरवाने का काम दीनानाथ और दयाल का ही था, मगर यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक्चुअली में मुख्तियार को दयाल ने मरवाया, फिर दयाल ने जाकर दीनानाथ को समझाया कि अगर वो हमारा नाम ले लेता तो हम भी फंसते, इसलिए उसे मरवा दिया। अब तुम जिसने उसको मारा उसको 2 करोड़ दे दो। दीनानाथ ऐसा ही करता है। एक्चुअली ये दयाल की साजिश थी कि वो दीनानाथ को भी फंसाए ताकि सीएम पद के लिए वो अकेला उम्मीदवार रहे। फिर से हमें ये देखने को मिलता है कि कोई किसी का कितना भी खास हो, सत्ता के लालच में सब बदल जाते हैं। अब मुख्तियार के मरने के साथ ही ये मामला भी खत्म हो जाता है। अनोखी को मारने वाला अब खुद मर चुका है, इसलिए मामला ठंडा पड़ने लगता है अब दयाल और दीनानाथ तक बात नहीं पहुंचेगी। पर जब कोर्ट में दीनानाथ और दयाल को पेश किया जाता है तो उन्हें लगता है कि अगर सीडी बाहर आई तो ये मामला हाथ से फिसल सकता है, क्योंकि वो सीडी मनोज के हाथ लग गई है। इसलिए मनोज को डराने के लिए वो उसकी बेटी को उठा लेते हैं और उसकी भी एक सीडी बनाते हैं। अब ये मनोज को धमकाते हैं कि अगर वह दीनानाथ और अनोखी की सीडी कोर्ट में पेश करेगा तो उसकी बेटी की सीडी पूरे बाजार में फैला दी जाएगी। मगर इसके बावजूद मनोज दोनों सीडियां जज के सामने पेश करता है, पर जज के मुताबिक इस सीडी को अनोखी के गायब होने से जोड़ा नहीं जा सकता, और साथ ही एक सीडी इतना बड़ा सबूत नहीं है कि किसी को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। एक पर्सनल सीडी से गुनाह का मोटिव रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए कोर्ट ने दीनानाथ और दयाल को बाइज्जत बरी कर दिया। और करता भी क्यों नहीं, क्योंकि जज भी दीनानाथ का दोस्त था। जब मनोज अपनी बेटी और अनोखी के साथ अन्याय करने वालों को जीतते देखता है तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो एक दिन गन लेकर दोनों से मिलने निकल जाता है। दीनानाथ और दयाल सीएम की पोस्ट के लिए अपने नाम को लेकर बहस कर रहे थे। मनोज वहां आता है और उन्हें गोली मार देता है और अपनी बेटी और अनोखी का बदला एक झटके में ले लेता है। बाद में इसके लिए इसको सजा होती है, लेकिन शायद उसके पास इसके सिवाय दूसरा चारा भी नहीं बचा था, या फिर शायद कानून के ढीलेपन से उसका मन उकसा गया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।